दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी भूगोल हमारा पर्यावरण। आज की वीडियो में आप इसका अध्याय 1 पढ़ेंगे जो है पर्यावरण। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक छोटी सी कहानी है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए बना हुआ था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य जी ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? तो शिक्षक ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि कुछ भी आप जो अपने आसपास देखते हो वह पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी हुई कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सब हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा समझो, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो जो चीजें कुछ मानवीय, कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ मानवीय, मानव निर्मित होती हैं, उसको इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये जो चित्र बना हुआ है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से जान पाएंगे। ये देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्राकृतिक घटक हैं वो है ये जलमंडल। एक जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है और ये सजीव का पूरा जीवमंडल है। इसे पर्यावरण का प्राकृतिक घटक कहते हैं। मानव निर्मित घटक में क्या है? इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, सड़क है, स्मारक है और उद्योग हैं। इसके अलावा पर्यावरण के घटक में जो संबंध होता है, ये देखिए, मानव एक व्यक्ति है, फिर व्यक्तियों से परिवार बनता है, उसके बाद समुदाय बनता है, समुदाय से धर्म बनता है और शैक्षिक वातावरण है, देखिए शैक्षिक पर्यावरण। इसके अलावा आर्थिक पर्यावरण और राजनीतिक स्थिति, ये सभी मिलकर पर्यावरण के घटक बनाते हैं। और ये जो दूसरा है मानव के घटक कि व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, ये सभी मिलकर जो हैं वो क्या है, मानव के घटक बनते हैं, यानी पर्यावरण और मानव के संबंधों के रूप में हम निरूपित कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है, तो पर्यावरण की यहाँ पे महत्ता दर्शाई गई है। कह रहे हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, यानी जो कुछ भी हमारे आसपास है उसे पर्यावरण कहते हैं। और ये पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? तो जैसे कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्र किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। तो मानव कार, मिल, कारखानों और बर्तनों का जो निर्माण करता है, इस तरह से मानव जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। आपने पर्यावरण के घटक और पर्यावरण और मानव के संबंधों के बारे में इस चित्र रेखा के साथ समझ लिया है। तो इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि पर्यावरण के कुछ जीवी घटक हैं और दूसरे अजीवी घटक हैं। जीवी घटक में सजीव प्राणियों का संसार आता है, जैसे पशु, पादप जगत और जंतु जगत। अजीवी में जो है वो निर्जीव पदार्थों का संसार आता है, जैसे स्थल, पत्थर, पहाड़, ये सब। तो कुल मिलाकर जो पर्यावरण के जीवी घटक हैं और अजीवी घटक। और इसमें आगे देखिए कि ऊपर के बातचीत से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण एक प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा, परि प्लस आवरण। पर्यावरण ये है जो हमारे चारों ओर है। हमारे चारों ओर क्या है? जो भी चीजें हैं वो सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान,
वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है और प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियां इसमें सम्मिलित हैं। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसमें पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियां शामिल होती हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल होती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण समझने से पहले एक आपके लिए फैक्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण के प्रति जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये देखिए बैगनी बॉक्स में दिया गया है कि पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है। इसका अर्थ होता है पड़ोस। तो एनवायरोनेर का अर्थ होता है पड़ोस और एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसी भाषा से पर्यावरण की उत्पत्ति हुई है। अब आइए देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है। नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत दोस्तों भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तथा जैव मंडल से आप पहले यानी कक्षा 6 की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। तो स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। ये चट्टान और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है और ये स्थलाकृतियां जो होती हैं महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो आपने जान लिया स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थान प्रदान करता है और यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत होता है। इसके अलावा जो जल मंडल होता है वो जल का क्षेत्र जो होता है उसे जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर इन सब से मिलकर बनता है और ये भी सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक चित्र है, इसके माध्यम से आप जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल को समझ सकते हैं। देखिए स्थल मंडल है, ये जो जमीन का भाग है, यहाँ पे सड़कें हैं, मकान है, ये सब है, चारागाह है, खेती किसानी है। जल मंडल जो हमारा जलीय पारितंत्र है और इसके अलावा वायुमंडल है। और देखिए जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ पर जीवन संभव है उसे उन सब को मिलाकर जैव मंडल यानी बायोस्फीयर कहा जाता है। अब क्या है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल यानी एटमॉस्फियर, ये पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परत होती है, इसे वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है और इसके अलावा यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक कीड़ों से भी हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, धूल कण और वाष्प, जलवाष्प इसमें उपस्थित होता है और वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। इसके अलावा दोस्तों पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण या छोटा क्षेत्र है जहां पर स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह सम्मिलित क्षेत्र जहां पर जीवन संभव हो पाता है, उन सबके संयुक्त या उन सबके मिश्रित स्थल को या मिश्रित प्रभाव को जैव मंडल कहा जाता है जहां पर जीवन संभव होता है। पारितंत्र क्या है दोस्तों? पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पारितंत्र जो होता है दोस्तों वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं और ये सभी ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है। रवि की कक्षा के एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया और
केरल में वर्षा बहुत होती है, वहाँ पे हरे भरे खेत हैं, नारियल के बागान हैं। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊंट भी मिलते हैं। रवि ने कहा। लेकिन हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट पतंगे भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके इतने अलग क्यों होते हैं? क्या सभी के साथ एक दूसरे के साथ कोई संबंध होता है? शिक्षक ने कहा, बिल्कुल, एक दूसरे में बहुत संबंध होता है। ये कैसे होता है? तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी और आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। यानी सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। वे अपने एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं और जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध है वही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो अब ये देखिए, क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनाता था? बिल्कुल, वह भी एक पारितंत्र बनाता था। अब आइए जानते हैं मानवीय पर्यावरण क्या है। तो दोस्तों, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। प्रारंभिक मानव का जीवन काफी हद तक प्राकृतिक था, उनका जीवन सरल था और काफी हद तक उनकी आवश्यकताएं प्रकृति से पूरी हो सकती थी। लेकिन समय के साथ उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, पर्यावरण के उपयोग और प्रयोग और उनमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना सीखा, पशुपालन और अस्थायी जीवन सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? एक दूसरे के लिए आवश्यकता की वस्तुएं एक दूसरे के साथ वस्तुओं को लेन देन से प्राप्त की जाती थी। इसे ही वस्तु विनिमय पद्धति कहा जाता था और इसी के साथ व्यापार और वाणिज्य का प्रारंभ हुआ तथा औद्योगिक क्रांति भी हुई और औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, परिवहन तेजी से हुआ और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और तीव्र हो गया। क्या आप जानते हैं कि गर्मी में तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली क्यों पसंद करते हैं? ऐसा प्राकृतिक परिस्थितियों और वातावरणीय परिस्थितियों के कारण होता है। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है और मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। एक और छोटी सी कहानी है। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है क्योंकि मिजोरम में हरा भरा बहुत है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी को देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा और रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य यानी लैंडस्केप, घरों और लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। तो ये था आज का चैप्टर पर्यावरण। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।